जय हिंद दोस्तों, राकेश के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया A to Z जानने वाले हैं। जी हाँ, ये प्रक्रिया को अनभिज्ञ है हमारे भारत के कुछ जनता। ज़्यादातर जनता में ये जटिल प्रक्रिया समझ में नहीं आता है। और दूसरी बात, ये जो आज हम लोग राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ये जो सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी बहुत खास है। ठीक। और दूसरी बात, इस प्रक्रिया में हमारे जो सांसद होते हैं और विधायक होते हैं वो वोट डालते हैं, लेकिन उनके वोट का मूल्य अलग अलग होता है। एक और महत्वपूर्ण बात हम लोग जानेंगे, जो कोटा हासिल करना होता है। इसमें होता क्या है, अगर उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट पाया भी है तब तक वो विजय नहीं होगा जब तक वह कोटा हासिल न कर पाए। तब ये जो शब्द है कोटा हासिल करना, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चार चीजों को देखते हैं। एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है, तो ये भारत का राष्ट्रपति का चुनाव, इसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती है। ये अप्रत्यक्ष रूप से भाग जनता ही लेती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। और चुने हुए जो सांसद होते हैं और जो विधायक होते हैं वो इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और एकल संक्रमण और वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एसटीवी क्या है, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है, ये दो शब्दों को हम आखिरी में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं जनगणना 1971 क्या था। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ तो जनगणना जो होता है हर 10 साल पर होता रहा, और भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उस समय भारत आत्मनिर्भर नहीं था खाद्य के रूप में। वो विदेश से अनाज आता था, तो भारत विदेश से अनाज मंगाकर यहाँ की जनता 2 वक्त की रोटी किसी तरह से खा पाते थे। उस जनसंख्या ज़्यादा हो जाने के कारण सरकार के सामने चुनौतियाँ बहुत सारे आने लगी। बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, भूखमरी ज़्यादा हो गया। इन सभी समस्या से निकलने के लिए सरकार ने एक प्रक्रिया चालू किया। वो प्रक्रिया था जनसंख्या नियंत्रण का, कि सरकार उस समय सभी राज्य को गाइडलाइन दे दी 1970 में कि आप लोग अपनी जनसंख्या को नियंत्रण करिए। ठीक है। और इस जनसंख्या नियंत्रण में हुआ ये कि जनसंख्या दक्षिण भारत के राज्य नियंत्रण में तो आ गए। आपने कभी सुना होगा नसबंदी जबरदस्ती उस समय किया जाता था पुरुषों और महिलाओं को, और ये भी सुना जाता था जो नसबंदी कराता था उसको इनाम मिलता था। तो ये उसी दौर की कहानी है। उस दौर में दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, वो जैसे केरल हुआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इन्होंने अपनी जनसंख्या कंट्रोल कर लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर भारत के जो राज्य हैं, बीमारू खासकर राज्य, ये सरकार की बात दिन में सुनते थे, रात को बात नहीं सुनते थे। और हुआ ये कि उत्तर भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बढ़ गया तो भारत की जो संवैधानिक कहानी है, और राज्यसभा की सीट हो, चाहे लोकसभा की सीट हो, चाहे विधानसभा की सीट हो, वो जनसंख्या के आधार पर बांटी जाती है। तो उस समय 10 लाख पर एक विधायक या 20 लाख पर एक एमएलए, सॉरी, एक एमपी होता था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश इसमें 20 हो गया, बाजी मार गया। उत्तर प्रदेश उस समय, उस उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 8 करोड़ से ऊपर था, और उत्तर प्रदेश को लोकसभा में जो सीट हुआ, मतलब एमपी मिला, वो 80 लोकसभा सीट मिला, और राज्यसभा का जो सीट है वो मिला 31। और जो एमएलए, मतलब विधायक जो है, विधायकों का सीट हो 403 है। अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में। सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है। लेकिन जनसंख्या भारत में सभी राज्य से सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। तो इस कारण जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश को ये सीटें आवंटित की गई, जनसंख्या 1971 के आधार पर। ठीक है। अब ये आगे बढ़ सकता था, लेकिन ये सीटें आगे बढ़ सकता था, लेकिन समस्या वही हो गया कि दक्षिण राज्य के लोग गए
अब चूंकि राष्ट्रपति के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव में जो प्रक्रिया होता है उसमें खासकर एमएलए का होता है और एमपी का होता है। तो जब वो गए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पास, उस समय के जो तात्कालिक प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि सरकार हम तो खत्म हो जाएंगे, हमारा प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा, हमारे ऊपर संकट के छाए हैं। आपने कहा तो हमने जनसंख्या कंट्रोल में लिया, लेकिन उत्तर भारत के लोग तो कोई बातें नहीं सुने, उन्होंने अपनी जनसंख्या और बढ़ा दिया। तब इस चीज को देखते हुए इंदिरा गांधी जी ने संविधान में संशोधन किया। संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन किया, यह 1976 में। ठीक है, इमरजेंसी का जो टाइम पीरियड है उसी में उन्होंने संविधान संशोधन 42वां किया। इसमें कहा गया, वो संविधान में बाकायदा लिखवाया उन्होंने कि 1971 की जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। ये 2000 ईस्वी तक इसी तरह से रहेंगे। 2000 के बाद अगली जो जनगणना होगा, उस जनगणना के आधार पर सीटों का परिसीमन होगा। ये पूरी बात उसमें लिखा दिया। इसका मतलब यह है कि अभी जो सीट है 1971 की जनसंख्या के आधार पर सीट है। ये जो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, राज्यसभा की जो सीट 31 है, विधायकों की जो एमएलए की जो सीट है 403 उत्तर प्रदेश की बात में, वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर है। अगर सोचिए, आज उस समय लगभग 8 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या था, आज 25 करोड़ से ऊपर है। अगर वो रेशियो लेके चले तो आज लोकसभा की सीट कम से कम 240 हो जाता है, राज्यसभा की 3 गुना हो जाता, राज्यसभा की सीट 93 हो जाता और 1200 एमएलए हो जाते हैं। तो सबसे शक्तिशाली राज्य तो यही बन जाता। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी ने 42वां संविधान संशोधन किया और 1976 में उन्होंने इस संशोधन में पूरी तरह से बाकायदा संविधान के संशोधन करते हुए लिखवाया। ठीक, अब हुआ क्या, अभी भी बात नहीं बना। इतने टाइम पीरियड में दक्षिण भारत के लोगों की जनसंख्या बढ़ी ही नहीं, और कम हुआ। और कम होने का मतलब जिस अपेक्षा से बढ़ाना चाहिए था उस अपेक्षा से नहीं बढ़ी। तो अटल जी का सरकार था, ये 2000 ईस्वी तक का फाउंडेशन था कि इसके बाद जो अगली जनगणना होगा उसके आधार पर हम सीटों का परिसीमन करेंगे। लेकिन जब अटल जी आए तो 2001 में उन्होंने संविधान का 84वां संशोधन किया। ये 2000 में किया अटल जी ने। उन्होंने क्या किया, ये जो 2000 की डेट लाइन था उन्होंने 2026 कर दिया कि अब 2026 की अगली जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। अब अगली जनगणना के आधार पर मान लीजिए 2031 में अगली जनगणना होगा। अब अगली जनगणना 2031 के बाद सीटों का परिसीमन होगा। ठीक है, अब ये सब कहानी 1971 की जनगणना के आधार पर चल रही है। अब आगे अगर देखें तो इसमें दक्षिण भारत के राज्य का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, जनसंख्या क्योंकि वहां कम था। वो नुकसान कैसे हुआ हम लोग इसी में देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आगे हम लोग देखते हैं इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचन मंडल क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कोटा प्राप्त करना या कोटा हासिल करना क्या होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है, जो निर्वाचन मंडल है यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो चुनाव है उसमें भाग लेने वाले हैं राज्य प्लस संघ क्षेत्र के निर्वाचित विधायक यानी एमएलए। ठीक है, तो इसमें राज्य प्लस संघ क्षेत्र के निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं। दूसरा, संसद के निर्वाचित सांसद
ठीक है, यानी एमपी। तो इसमें संसद के निर्वाचित सांसद, तो संसद में आप जानते हैं 2 सदन होता है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं निर्वाचित वो भाग लेंगे, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो निर्वाचित, यानी राष्ट्रपति जिस सदस्य को मनोनीत करता है इस निर्वाचन मंडल में भाग नहीं ले पाता है, वो वोट नहीं डालता है। वोट डालने का अधिकार जो जनता के द्वारा चुने गए हैं लोकसभा के सांसद और जनता के द्वारा चुने गए राज्य और संघ के एमएलए, इसमें राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित जो होते हैं और उन्हीं वही भाग ले पाते हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा अगर मनोनीत सदस्य वो भाग नहीं लेते हैं इस चुनाव प्रक्रिया में। और कोटा प्राप्त करना क्या होता है ये जानते हैं। कोटा प्राप्त करना क्या होता है, वोट मूल्य क्या होगा दोस्तों। वोट मूल्य देखिए, जो एमएलए है जो एमपी है इनका वोट मूल्य निकाला जाता है। अब कैसे निकाला जाता है वो सब हम लोग देखेंगे आगे। तो मान लेते हैं अगर एमएलए का वोट मूल्य अगर 500 है और एमपी का वोट मूल्य मान लो 502 है, तो अगर कुल वोट मूल्य देखें तो 1002 है, ठीक है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुल वोट का वैल्यू कितना है, वोट मूल्य 1000 अगर 2 है तो इसका 50% प्लस 1, ठीक है, मतलब 50% कितना होगा 501 प्लस 1 यानी 502 वोट। तो अगर जो भी उम्मीदवार है उस निर्वाचन मंडल का पूरा वोट मूल्य का 50% प्लस 1, यानी उसका अगर यूं कहें कि अगर यहाँ 1002 टोटल हुआ था निर्वाचन मंडल का वोट मूल्य, तो इसका 50% 501 हुआ प्लस 1 मतलब 502। तो वो व्यक्ति या वो उम्मीदवार अगर 502 वोट पा गया तभी वो विजयी होगा, नहीं तो विजयी नहीं होगा। कहने का मतलब है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में अगर कोई व्यक्ति ज्यादा वोट पा गया है, अगर वो अपना कोटा हासिल नहीं किया है तो वो विजयी नहीं होगा जब तक वो अपना कोटा हासिल न कर ले। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर कोई उम्मीदवार 502 वोट पा गया तो राष्ट्रपति पद विजयी हो गया। राष्ट्रपति चुनाव में सबसे पहली प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उम्मीदवार को, वो है नामांकन। तो उम्मीदवार का नामांकन जब होता है तो उसमें देखा जाता है वो भारत का नागरिक है कि नहीं है। अगर उम्मीदवार भारत का नागरिक है तो वो राष्ट्रपति चुनाव में लड़ सकता है। दूसरी बात, आप हम लोग भी तो भारत के नागरिक हैं और बहुत सारे लोगों का उम्र 35 से ऊपर है, क्योंकि दूसरा कंडीशन 35 वर्ष से ऊपर है, ठीक है। तो क्या हम राष्ट्रपति चुनाव के पद को नहीं लड़ सकते हैं, हम उम्मीदवारी नहीं जायज कर सकते हैं? दोस्तों ये जान लीजिए राष्ट्रपति चुनाव ये हमारे लिए ही नहीं बना है, ये तो नेता लोग के लिए ही बना है और नेता के पार्टियों का है। ये पार्टी चाहेगी तो आपको राष्ट्रपति चुनाव लड़वा सकती है, नहीं चाहेगी तो नहीं। अगर आप सोचें कि चलो हमारे पास पैसा है हम लड़ लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव, तो ये असंभव है। ये भारत की जनता के लिए राष्ट्रपति चुनाव नहीं है। कहा जाता है कि इसमें कोई भी भाग ले सकता है लेकिन भाग नहीं ले पाएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें हर एक चीजों को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला कहता है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में योग्यता क्या होना चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ने की? अच्छा, पागल ना हो, पहला मतलब वो मानसिक रूप से क्या हो, रोगी ना हो जो भी उम्मीदवार ये चुनाव लड़ रहा हो, दिवालिया ना हो। दिवालिया वो वाली दिवालिया की बात नहीं हो रहा है। दिवालिया का मतलब यह है कि वह व्यक्ति अगर अपनी संपत्ति से भी अधिक कर्ज ले लिया और उस कर्ज को चुकाने में असमर्थ है तो उसी को हम दिवालिया कहते हैं। अगर मतलब न्यायपालिका घोषित कर दिया कि ये व्यक्ति आज दिवालिया हो गया, तो ऐसे व्यक्ति इस चुनाव में भाग नहीं ले सकते। अपराध सिद्ध न हो, अगर कोई व्यक्ति अपराध किया हो और अपराध सिद्ध हुआ ही नहीं है तो भी वो चुनाव लड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप देखेंगे विभिन्न पार्टियों के हर पार्टी में आपराधिक प्रवृत्ति, कोई संगीन अपराध किया है, कोई कम अपराध किया है, लेकिन कुछ ऐसे एमएलए हैं, एमपी हैं जो अपराध करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग चुनाव लड़ नहीं सकते, उसका रीजन यहाँ से समझते हैं क्यों चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
अगर आप राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी कर रहे हैं कि हम भी राष्ट्रपति चुनाव को लड़ लें, तो सबसे पहले आपके पास 50 प्रस्तावक होना चाहिए। ये प्रस्तावक कहाँ से आएंगे? इलेक्टोरल कॉलेज से आएंगे। अगला 50 समर्थक होना चाहिए, ये भी इलेक्टोरल कॉलेज से ही आना चाहिए। अब समझिए इसका मतलब क्या होगा। अगर दोस्तों अगर कोई आम व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है तो भारत का नागरिक है, लड़ सकता है। उम्र 35 वर्ष से अधिक है, लड़ सकता है। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या है? पागल ना हो, लड़ सकता है। पागल नहीं है, दिवालिया ना हो, कर्जा 1 रुपया नहीं लिया, लड़ सकता है। अपराध सिद्ध ना हो, उसने अपराध ही नहीं किया है तो सिद्ध की दूर बात है, मतलब लड़ सकता है। लेकिन चौथा कंडीशन ये आम जनता को बाहर कर देगी। चौथा जो प्रक्रिया है, कह रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए आपके पास 50 प्रस्तावक होना चाहिए। यानी अगर उम्मीदवार लड़ रहा है, ठीक है, उम्मीदवार अगर लड़ रहा है तो उसके पास 50 प्रस्तावक, चाहे वो एमपी हो प्लस या एमएलए हो, ठीक है, इन दोनों को मिलाने के बाद अगर उसके पास 50 प्रस्तावक हैं तो वो चुनाव लड़ सकता है। उसके साथ साथ 50 समर्थक भी हो उसके पास। ये 50 समर्थक कौन होंगे? एमपी हो सकते हैं, एमएलए हो सकते हैं, ठीक है। तो एक वीडियो में हमने देखा, एक महान शिक्षक हैं, अब नाम नहीं लेंगे उनका, ठीक, तो उन्होंने एक चीज राष्ट्रपति चुनाव में बताया, क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने बताया कि जो प्रस्तावक और समर्थक होते हैं वो दोनों 50-50 एमपी होते हैं, मतलब लोकसभा या राज्यसभा के सांसद होते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, 50 प्रस्तावक में या तो 50 एमएलए भी हो सकते हैं या 50 एमपी भी हो सकते हैं, या दोनों अलग अलग हो सकते हैं। समर्थक में भी वही कहानी है कि 50 समर्थक में एमएलए ही हो सकते हैं या 50 एमपी ही हो सकते हैं, या दोनों मिक्स हो सकते हैं, यानी कुछ एमएलए भी हो सकते हैं, कुछ एमपी भी हो सकते हैं। तो अब आप बताइए, क्या एक सामान्य व्यक्ति के पास इतना एमएलए इतना एमपी हो पाएंगे? 100 प्राप्त करना है, 100 एमएलए 100 एमपी, क्या ऐसा संभव है उसके लिए? तो आप जवाब देंगे ना कि नहीं सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तो एक का नहीं मिलने वाला है हमको, ठीक। एक को अगर फरियाद लेके जाएंगे कि साहब हमारा वो सड़क बिगड़ गया है गांव का, या गांव में सड़क ही नहीं है, तो एक एमएलए भाग जाता है, वो मिलता ही नहीं हमसे, ठीक है। तो 50 + 50 100 लोग को, वो भी एमपी और सांसद लोग को जुटाना, ये सामान्य व्यक्ति के बस के नहीं है। ये काम केवल पार्टियां ही कर सकती हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, अन्य जो पार्टियां हैं, इनके पास संभव है, क्योंकि इनके पास इनकी इतनी संख्या पर्याप्त रहता है, ठीक। नामांकन में जब आप 15,000 रुपया भी जमा करना पड़ता है, तो ये धनराशि अगर आप कुल वोट मूल्य का 1/6 भी नहीं ला पाए तो ये 15,000 आपका जब्त कर लिया जाता है। तो बात तो पैसा बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी संख्या जुटाना बहुत बड़ी बात है ना दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति चुनाव में एमएलए का वोट मूल्य कैसे निकालते हैं और एमपी का वोट मूल्य कैसे निकालते हैं और कितना होता है। फिर हम कुछ उदाहरण देखेंगे प्रेजेंट टाइम में जो राज्य की वोट मूल्य है उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले एमएलए का वोट मूल्य की जो सूत्र है वो कहता है राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, बटा राज्य के कुल एमएलए गुणे 1,000, 1/1000। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। किसी राज्य में एक राज्य है, उसकी जनसंख्या कुल 10 लाख है, ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो कोई राज्य है, इसकी कुल जनसंख्या 10,000 है, इसमें केवल 10 एमएलए हैं, ठीक है। तो इनका वोट मूल्य क्या होगा? एक एमएलए का वोट मूल्य क्या होगा? राज्य की कुल जनसंख्या कितना है? 10 लाख, और कितने एमएलए राज्य में हैं? 10 हैं, गुणे 1/1000, ठीक है। भाग कर दीजिए, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, 4 0 ऊपर से 4 नीचे से कैंसिल हो गया, बचा क्या? 100। यानी एक एमएलए का वोट मूल्य आपका 100 है, ठीक है। तो
एक एमएलए का वोट मूल्य क्या है? 100 है। अब अगर ये फंडा सोचिए, 1971 की जो जनगणना की कहानी हमने बताया कि दक्षिण राज्य के लोग आंख मूंद के सरकार की बात माने, दिन में भी रात में, लेकिन उत्तर भारत के लोग सरकार की बात केवल दिन में सुनते थे, रात को सब भूल जाते थे। तो रात को प्रोग्राम बना लेते थे अपना जनसंख्या बढ़ाने का, ठीक है। और बेचारे दक्षिण राज्य के जो जैसे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये लोग बड़े समझदार थे, है ना, मतलब भोले थे। ये लोग जनसंख्या बड़ा कंट्रोल में किया, ठीक। और उनका ये नुकसान हो गया, इसीलिए संविधान में 42वां और 84वां संविधान संशोधन किया गया। अब 2026 में देखते हैं अगले 1 साल बाद क्या होने वाला है। फिर कोई डेट आगे बढ़ेगा कि 2026 के बाद 2021 की जनगणना के बाद क्या परिसीमन होगा सीट का, ठीक है। एमएलए का वोट मूल्य 100 हो गया। अब एमपी का वोट मूल्य कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो एमपी का वोट मूल्य होता है कुल एमएलए का वोट मूल्य बटा कुल एमपी, ठीक है। यानी एमएलए का कुल वोट मूल्य बटा एमपी। तो बच्चों हमको बताओ, यहीं पर अगर ले लेते हैं हम लोग कि इसी राज्य में 2 एमपी हैं, इसी राज्य में 2 एमपी हैं, या मान लेते हैं 3 एमपी है, चलो मान लेते हैं दोस्तों। अब ये देखते हैं, मान लेते हैं इसी राज्य में जिसकी जनसंख्या 1 लाख है, उसके पास 4 एमपी है, ठीक है। और इस एक एमएलए का वोट मूल्य 100 है, तो 10 एमएलए का वोट मूल्य क्या होगा? 10 गुणे 100 बराबर 1000 होगा, ठीक है। अब ये एमपी का वोट मूल्य कैसे निकाला जा रहा है कि कुल एमएलए का वोट मूल्य बटा कुल एमपी। तो कुल एमपी 4 है और कुल एमएलए का वोट मूल्य 1000 है, भाग करिए तो कितना आएगा? 250। यानी एक एमपी का वोट मूल्य 250 है और एक एमएलए का वोट मूल्य 100 है, ठीक है। अब ये भाग इसलिए किया गया क्योंकि सांसद और एमएलए इनका जो प्रतिनिधित्व हो वो बराबर बराबर रहे, न सांसद अधिक हो न तो एमएलए अधिक हो, इसलिए ये एमएलए के कुल वोट में भाग कर दिया गया, ठीक है। अब हमको बताइए, इस राज्य में एमएलए का पास या एमएलए का वोट मूल्य कितना है प्लस एमपी का वोट मूल्य क्या है, इन दोनों का हम जोड़ लेते हैं। एमएलए का है 1000 प्लस एमपी का भी 1000 है, मतलब 2000 वोट मूल्य। यानी इस निर्वाचन मंडल में जब चुनाव होगा तो निर्वाचन मंडल में जो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य हैं उनके वोट वैल्यू कुल है 2000 वोट है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर किसी उम्मीदवार को जीतना है, क्या करना है, जीतना है राष्ट्रपति पद को, तो इस टोटल वोट का 50% प्लस 1, यानी इसका 2000 का 50% मतलब हो गया आपका 1000 प्लस 1, मतलब 1000 एक वोट जिसके पास रहेगा वो विजयी होगा, ठीक है। अगर 1100 वोट से कम है तो वो उम्मीदवार वोट ज्यादा पाकर भी नहीं जीत पाएगा, है ना। तो आगे देखते हैं अब एमपी और एमएलए की कहानी पे। अब इससे राज्यों को क्या फायदा हुआ, राज्यों को क्या नुकसान हुआ। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक एमएलए का वोट मूल्य जो होता है तो 206 है। वही अगर सिक्किम की बात करेंगे, एक एमएलए का वोट मूल्य वो केवल 7 है। तो बहुत अन्याय है, अन्याय नहीं है। रीजन यह है कि सिक्किम में जनसंख्या कम है, तो जनसंख्या कम है तो एमएलए की संख्या भी कम है, तो उनके वोट मूल्य की
कमी हो गया। और ये है जनगणना 1971 के आधार पर। सोचिए अगर आज के आधार पर होता तो हमें लगता है कि 1000 तो पहुंच ही जाता है, वोट का वैल्यू 1000 हो ही जाता अगर आज की डेट की हिसाब से ये सीटें आवंटित किया जाता। भारत में कुल एमएलए की अगर संख्या देखेंगे तो 4131 है और एमपी की कुल संख्या 776 है। ये 776 कहाँ से है? लोकसभा के जो है 543 है और राज्यसभा के 233 है। जोड़ेंगे तो 3 3 6 4 3 7 5 2 7, ये 776 सांसद निर्वाचित मंडल में बैठे हैं, निर्वाचन मंडल में बैठे हैं। ठीक, तो दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में जो निर्वाचन प्रक्रिया चल रहा है उसमें अब अगला स्टेप आता है वोटिंग प्रक्रिया क्या होता है, किस तरह से वोट डाला जाता है। ठीक है, तो एक पर्ची होती है, उस पर्ची को सांसद और विधायक ये दोनों को दिया जाता है जो निर्वाचक मंडल के हिस्सा होते हैं, और एक पेटी होता है उसमें मतदान करने के लिए। और इसमें होता क्या है, पार्टी को भी नहीं पता होता है कि अगला जो हमारा एमएलए है या हमारा एमपी है वो हमारे कहने के अनुसार वो उम्मीदवार को वोट डालेगा कि नहीं डालेगा। ठीक है, जो पर्ची दिया होता है जितने उम्मीदवार हैं उनका नाम लिखा रहता है और विधायक या सांसद ये दोनों वरीयता देते हैं। अब वरीयता देते हैं पहले, दूसरे और तीसरे चौथे के। ठीक है, उसके आधार पर ये वोट डाला जाता है। इसी को एकल संक्रमण प्रणाली बोलते हैं, यस, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, होता यूं है क्योंकि इसमें वोट एक बार ही देना है, उम्मीदवार 4 है। ठीक है, अगर बार बार वोट दिया जाता तो ये ट्रांसफरेबल वोट नहीं होता। मान लेते हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज है ठीक है, इसमें 10 एमएलए हैं और 4 एमपी हैं। ठीक है, अभी हम लोग निकाले थे एक एमएलए का वोट मूल्य 100 था और एक एमपी का वोट मूल्य हमें मिला था 250। ठीक, अगर हम देखें तो एक पर्ची मिलेगा, मान लेते हैं 3 उम्मीदवार हैं जाता तो मैं वरीयता देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं महेश को मैं तीसरी पसंद रखता हूँ, विजय को पहली पसंद में रखता हूँ, राज को दूसरे पसंद में रखता हूँ। फिर अपने पर्ची को फोल्ड करता और उस बॉक्स में डाल देता। उसी तरह से अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में लें कि मान लेते हैं जो अभी पिछले वाला राज्य की कहानी चल रहा था जहाँ जनसंख्या 10 लाख थी, वहां पर 10 एमएलए 4 एमपी थे। एक एमएलए का वोट मूल्य 100 था और एक 4 एमपी का वोट मूल्य 1000 था और एक एमपी का वोट मूल्य 250 था। अब अगर उसकी बात करें तो 10 एमएलए को ये पर्ची मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 उम्मीदवार लड़ रहे हैं ए बी सी, इनका नाम लिखा है ए बी सी। अब अपना पसंद के अनुसार एमएलए और एमपी नंबर देते हैं कि मैं ये पहला इनको पसंद कर रहा हूँ, इनको दूसरा कर रहा हूँ, इनको तीसरा कर रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं ये एमएलए है, इसने अपनी पहली पसंद दिया B1 को दिया, दूसरी पसंद सी को दिया और तीसरी ए को। एमएलए 2 ने क्या किया, इसने अपनी पसंद C1 को दिया, सी को पहली पसंद दिया, ए को दूसरी पसंद दिया और बी को तीसरी पसंद दी। और ये एमपी ने अपनी पसंद बी को पहला दिया और ए को दूसरा दिया और सी को तीसरा दिया। ये अगला जो एमएलए है ये अपनी पहली पसंद ए को दिया, दूसरा बी को, तीसरा सी को। ठीक, फिर अगला जो एमपी है वोट करने गया तो अपना पहला पसंद ए सी को दिया और दूसरा पसंद वो बी को बनाया, तीसरा पसंद ए को बना। ठीक है, अब एमपी को जब अगला जो एमपी था उसको जो पसंद देना था तो बी को पहला पसंद मान लिया उसने, दूसरा पसंद मान लिया ए को, तीसरा पसंद मान लिया सी को। इसी तरह से अगर हम देखें तो एमएलए ने ए को तीसरा दिया, बी को दूसरा दिया, सी को पहली पसंद दिया और एमपी ने पहली पसंद सी को दिया, दूसरी पसंद ए को दिया, तीसरी पसंद बी को दिया। ठीक है, अगला एमएलए ने क्या किया, अपना पहला पसंद जो किया वो एक को किया, सी को किया और दूसरा पसंद किया ए को
और तीसरा पसंद किया बी को। अगला जो एमएलए वोट करने गया तो अपना पहला पसंद बी को दिया, दूसरा पसंद सी को किया और तीसरा किया जो वो ए को। एमपी का जो था उसको जब ये उम्मीदवारी पर्ची मिली वोट करने के लिए तो उन्होंने अपना पहला पसंद ए को माना और दूसरा पसंद सी को और बी को तीसरा पसंद माना। ठीक है। अगला एमएलए था उसने अपनी पहली पसंद ए को दिया, दूसरी सी को और बी को तीसरी पसंद दिया। अगला एमएलए बी को पहली पसंद किया और ए को तीसरे और बी को सी को दूसरा किया। अगला एमएलए जब वोट करने गया तो उन्होंने क्या किया, सी को पहली पसंद में लिया और दूसरी पसंद में ए को लिया और बी को जो लिया उन्होंने तीसरी पसंद में। ठीक है। इस तरह से वोट डाल दिया गया, मतलब पेटी में वोट पड़ा है। अब वोटिंग किस तरह से होता है, वोटिंग गिनती। ठीक है। वोटिंग की गिनती किस तरीके से होता है उसको समझिए। ठीक, कितने उम्मीदवार थे, ए बी सी। ठीक है। यहाँ एमएलए और ये एमपी। ठीक है। अब वोट की गिनती की पहली राउंड की गिनती हो रही है। पहली राउंड की गिनती में क्या होता है, ए को देखा जाता है, ए को कितने लोग पसंद किए हैं पहली पसंद में। अगर ए को देखा जाए तो यहाँ एक एमएलए यहाँ है और एक एमपी है और एक एमएलए ये हो गया, मतलब दो एमएलए, यानी दो एमएलए हैं और एक एमपी है। ठीक है। अब बी को अगर देखा जाए तो बी को कितने लोग पसंद किए, तो एक एमएलए और एक एमपी। ठीक है। एक एमएलए एक एमपी। आगे देखिए, एक एमपी और पसंद किया है। आगे देखिए, एक एमएलए है। आगे देखिए, एक एमएलए और है। ठीक है। अब सी को देखा जाए, इनको कितने लोग पसंद किए हैं, सी को एक एमएलए। आगे देखा जाए दूसरा एमएलए। आगे देखा जाए तीसरा एमएलए। चौथा एमपी है। आगे देखा जाए एक एमएलए और पसंद किया है और यहाँ पर एक एमएलए और पसंद किया। मतलब कुल मिलाकर बी को 3 एमएलए ने पसंद किया और 2 एमपी ने पसंद किया और सी को 5 एमएलए पसंद किए और एक एमपी पसंद किया। अब इनके वोट का वैल्यू निकाला जाए तो ए का वोट मूल्य क्या होगा, वोट मूल्य। ठीक है। अब 2 एमएलए का, एक एमएलए का 100 वोट है, 100 वोट मूल्य है तो 2 एमएलए का होगा 200। ठीक है। और एक एमपी का 250 है तो कितना होगा, तो एक को कुल कितना वोट मूल्य मिला, 450। कुल कितना मिला, 450। बी को देखा जाए, बी के पास कितना वोट आया, तो 3 और 100 मतलब 300 प्लस 250, 250 500 और 300 प्लस 500 कितना हो गया, 800। ठीक है। तो बी को 800 वोट मूल्य मिला। जीत के लिए चाहिए 1001 वोट, है ना, क्योंकि 50% लेंगे, टोटल 2000 का 50% क्या होगा हमारा, 1001 होगा। अब सी को देखते हैं, सी को कितना मिला वोट, 500, 5 है, 100 गुणे 5, 500 प्लस 250, कुल मिलाकर 750 वोट मूल्य। ये पहली राउंड का गिनती है। अब इस राउंड में देखा जाता है ए को कुल कितना वोट मूल्य मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। अब इन 3 उम्मीदवारों में यानी जिस भी उम्मीदवार का सबसे कम वोट रहेगा उसको इस राउंड से भगा दिया जाता है, यानी इसको आउट कर दिया जाता है। यानी ए यहाँ से सबसे कम वोट पाया है 450 वोट और बी 800 है, सी 750, तो ए को यहाँ से विड्रॉल कर दिया गया, भगा दिया गया, या इस अगले प्रक्रिया में इनको नहीं लेंगे। ठीक है। अब एक का जो कुल वोट था 450 कम होने के कारण हटा दिया गया, तो अगली जो चुनाव प्रक्रिया होता है, यानी ये फर्स्ट राउंड का था,
अब सेकेंड राउंड की जो गिनती होगा उसमें क्या होगा, जो ए का वोट देखा जाएगा कि इनको, अब क्योंकि अब इस राउंड में केवल बी है, सी है, तो इसमें देखा जाएगा कि बी सी में, क्योंकि ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ए बाहर हो गया तो ए के वोट को देखा जाएगा कि ए के वोट में दूसरा वरीयता और तीसरा वरीयता किसको किसको दिया गया है। तो दूसरा वरीयता जिसको दिया जाएगा उसको फर्स्ट मान लिया जाएगा, ठीक है, और जिसको तीसरा दिया जाएगा वो बाहर है। तो दूसरा वरीयता देखते हैं, ए को ए कहाँ कहाँ पाया था फर्स्ट वरीयता में, यहाँ देखो ये वाला, यहाँ पर ए जो एमएलए था, ए को पहली वरीयता दिया था लेकिन दूसरी वरीयता बी को दिया था, तो एमएलए का वोट अब बी के पास जा रहा है, ठीक है। और आगे देखें ए को कहाँ कहाँ मिला, यहाँ पर एमपी ने वोट किया था यहाँ पर, लेकिन दूसरा वरीयता किसको दिया, सी को दिया, एमपी ने दूसरा वरीयता सी को दिया। आगे देखते हैं, एमएलए है, ये अपना दूसरा वरीयता सी को दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर नहीं, नहीं, ठीक है। अब देखिए, बी को एक भी एमपी ने दूसरा वरीयता नहीं दिया था और सी को 2 एमपी ने अपनी वरीयता दिया था, एमएलए एक बी को दिया वरीयता जरूर। तो अगर हम देखें अगले राउंड की गिनती में 800 वोट था प्लस 100 वोट ये हो गया, तो बी को कुल वोट मिला क्या, 100 प्लस 800 मतलब 900 वोट, बी का जो वोट मूल्य हुआ 900। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो सी के पास 250 था और यहाँ पर 2 एमपी ने चुना था दूसरे नंबर पर, तो 250 हो गया 500, यानी सी का जो वैल्यू होगा वो 500 प्लस 750, अगर आप जोड़ेंगे तो 1250 हो जाएगा, 1250, ठीक है। तो ये वोट पाकर सी क्या हो जाएगा, विजयी होगा। तो इस तरह से गणित है राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में। उम्मीद है आपको समझ में आया है। तो अगर अच्छे से समझ में आया है तो भाई लाइक जरूर करके जाइएगा, और अगर कोई गड़बड़ हुआ है, मतलब समझाने में या कुछ तथ्य को गलत बता दिया गया हो, तो उसके लिए आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, तो वहाँ पर सुधार किया जाएगा। और बाकी ये रहा कि वीडियो आपको कैसा लगा, तो जरूर आप लाइक करके और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जय हिंद।